वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जजमेंट ऑफ कोर्ट्स कब रिलीवेंट हो जाती है। तो ये डील कर रहा है सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 38 तक। इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जजमेंट बताई गई हैं। वो जजमेंट जो ऑपरेट करेंगे एज रेस जुडिकाटा, वो जजमेंट जो कि हमें प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी या इंसॉल्वेंसी कोर्ट ने दी है, और वो जजमेंट जो एक्ट करेंगी एज जजमेंट इन रैम, एंड वो जजमेंट जो एक्ट करेंगे एज जजमेंट एंड एज पर्सोनम। और उन जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो जजमेंट हमने फ्रॉड या कॉल्यूजन के द्वारा ऑब्टेन कर लिए कोर्ट से। तो आज का टॉपिक में हम यही सारी डिस्कस करने वाले हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जजमेंट इन रैम और जजमेंट इन पर्सोनम क्या होता है। मोटा मोटा जजमेंट इन रैम इज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एंड जजमेंट इन पर्सोनम इज बिटवीन टू पार्टीज लाइक दैट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। So let's dive into the section and we will study the judgment of courts when relevant. Section 34 reads as the existence of any judgment, order or decree which by law prevents any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact when the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial. एक चीज जो क्लियर होती है वो ये कि सेक्शन 34 अप्लाई करेगा आपका सिविल केसेस पे भी और क्रिमिनल केसेस पे भी। इसके अलावा ये सेक्शन 34 हमें बता रहा है कि जब भी क्वेश्चन उठेगा, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर सच कोर्ट और टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच सिविल सूट और क्रिमिनल ट्रायल, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब जब कभी भी ये क्वेश्चन उठेगा कि कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, और हम दिखा देते हैं कि एक प्रीवियस जजमेंट आ रखी है, तो वो प्रीवियस जजमेंट जो है वो रिलेवेंट हो जाएगी अंडर सेक्शन 34 टू बार दिस कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द सूट और अ क्रिमिनल ट्रायल। और ये रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल हमें सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में भी दे रखा है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 34 में, सीआरपीसी में हमें दे रखा है सेक्शन 300 में, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दे रखा है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में। आगे हम देखते हैं सेक्शन 35। सेक्शन 35 बात करता है फाइनल जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री की ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट और ट्राइब्यूनल। और ये कॉम्पिटेंट कोर्ट और ट्राइब्यूनल सिर्फ 3-4 तरीके के बताए हैं सेक्शन 35 में, जो कि प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन। प्रोबेट मतलब जो विल से रिलेटेड होते हैं, सक्सेशन के मैटर डील करते हैं, इंटरस्टेट सक्सेशन वगैरह को डील करते हैं। और मैट्रिमोनियल मतलब जहाँ पे मैरिज से रिलेटेड जैसे कि डाइवोर्स रिलेटेड मैटर होते हैं वो डील होंगे मैट्रिमोनियल केसेस में। एडमिरल्टी में वॉर क्लेम जैसे मैटर डील किए जाते हैं, और इंसॉल्वेंसी में वेदर अ पर्सन इज सॉल्वेंट और नॉट, वो सब चीज़ें डील होती हैं। तो अगर इन 4 कोर्ट के द्वारा या ट्राइब्यूनल के द्वारा कोई जजमेंट आती है तो वो रिलेवेंट हो जाएगी आपकी सेक्शन 35 में। तो रिलेवेंट क्यों हो जाएगी? ये रिलेवेंट तब हो जाएगी जब ये जजमेंट किसी को लीगल कैरेक्टर प्रोवाइड कर रही है, और वो लीगल कैरेक्टर बाद में फिर क्वेश्चन में आ जाता है वेदर सच पर्सन इज हैविंग अ लीगल कैरेक्टर और नॉट। देखते हैं सेक्शन क्या रीड करता है। इट रीड्स एज a final judgment, order or decree of a competent court or tribunal in the exercise of probate, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction which confers upon or takes away from any person any legal character, or which declares any person to be entitled to such legal character or to be entitled to any specific thing not against any specific person but absolutely, is relevant when the कब relevant होंगी? when the existence of any such legal character और द टाइटल ऑफ सच पर्सन टू एनी सच थिंग इज रिलेवेंट। तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए लीगल कैरेक्टर को लेके। अब जब ये क्वेश्चन अराइज होगा तो ये रिलेवेंट हो जाएंगी। क्या रिलेवेंट हो जाएगी? फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ व्हाट? ऑफ पीएमआई, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन वाले कोर्ट या ट्राइब्यूनल की जजमेंट। और ऐसी जजमेंट वो जो किसी को लीगल कैरेक्टर कन्फर कर रही हो या उनसे ले रही हो वो लीगल कैरेक्टर, एंड दैट लीगल कैरेक्टर शुड बी फॉर द होल वर्ल्ड। मतलब यहां पे आ जाता है कॉन्सेप्ट आपका जजमेंट इन रैम का। जजमेंट इन रैम का मतलब हो गया एक ऐसी जजमेंट जो कि पॉपुलेशन एट लार्ज मान रही है या वर्ल्ड एट लार्ज उसको फॉलो कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी का डाइवोर्स होता है। अब एक जजमेंट आ जाता है जिस जजमेंट के थ्रू इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम अ लीगल मैरिज। नाउ अब इन दोनों ए और बी का वर्ल्ड की नज़रों में क्या स्टेटस है कि ये तो डाइवोर्स ही हैं, ये दोनों
सेपरेट हो रखे हैं एक लीगली वैलिड मैरिज से। तो इस तरीके का कोई कैरेक्टर अगर क्वेश्चन में होता है, या इंसॉल्वेंसी का एग्जांपल देख लेते हैं। कोई पर्सन था, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने बोल दिया इनके पास तो कुछ है ही नहीं। नाउ ये एक लीगल कैरेक्टर मिल गया उस पर्सन को कि वो दिवालिया हो चुका है, उसके पास कुछ पैसा नहीं है। तो ऐसे तरीके की वो होती हैं जजमेंट इन रेम, वो रिलीवेंट हो जाती है आपकी सेक्शन 35 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 36 की। नाउ सेक्शन 36 भी बात कर रहे हैं जजमेंट, ऑर्डर्स और डिक्री अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 35 आर रिलेवेंट if they relate to a matter of a public nature relevant to the inquiry, but such judgment, order or decree are not conclusive proof of that which they state. Now section 35 में हमने देखा PMAI जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री। इनके अलावा अगर कोई जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री है और वो डिग्री कैसी है, विच इज रिलेटेड टू द पब्लिक नेचर, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 36 के लिए कि वो पब्लिक नेचर की होनी चाहिए। और सवाल ये उठता है कि पब्लिक नेचर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इस पब्लिक नेचर को लेके पहले कोई जजमेंट आ रखी है, जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री आ रखी है, तो वो रिलीवेंट हो जाएगी सेक्शन 36 के अंदर। बट सच जजमेंट विल नॉट बी अ कंक्लूसिव प्रूफ, इट विल ओनली बी रिलीवेंट। सेक्शन 36 की इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन क्या बोल रही है? इलस्ट्रेशन कहती है ये एक पीस ऑफ लैंड है, सपोज करो ये आने जाने का रास्ता भी है, जैसे पड़ोसी यूज करने लग जाते हैं, तो ए बी पे केस कर देता है कि भाई तुमने जो है मेरे इस लैंड पे ट्रेसपास करा है। अब बी क्या करता है? बी एक जजमेंट ले आता है, वो थी ए और सी के बीच में। वो जजमेंट आ रखी थी सी के फेवर में कि भाई ये तो राइट ऑफ वे है, तो ये राइट ऑफ वे जो सी के फेवर में जजमेंट आ रखी है वो रिगार्डिंग दिस लैंड ओनली है, जिसपे ए ने केस करा है बी पे ट्रेसपास का। अब ये वाली जो जजमेंट है ए और सी के बीच वाली, ये जजमेंट जो है, ऑर्डर है या डिक्री है जो भी है, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है सेक्शन 36 में, बट ये एक रिलेवेंट जजमेंट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज बात हो रही है पब्लिक वे की, राइट ऑफ वे की, ये एक पब्लिक राइट है। और जो करंट केस है ए ने बी के ऊपर जो करा है वो इसी राइट ऑफ वे को लेके करा है, जबकि कोर्ट ने तो बोला है कि ये तो पब्लिक वे है ए और सी के केस में। तो ये ए और सी के केस वाली जो जजमेंट है वो यहाँ पर रिलीवेंट हो जाएगी, बट वो ए और बी के केस को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देगी, कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं रख पाएगी। आगे देखते हैं हम सेक्शन 37 ना। सेक्शन 37 क्या बताता है? उन जजमेंट की बात कर रहा है जो 34, 35, 36 में नहीं आती है। पढ़ते हैं सेक्शन 37 क्या कर रहा है? जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 34, 35, 36 आर इररिलेवेंट। मतलब क्या बोल रहा है? 34, 35, 36 के अलावा, मतलब रेस्ट जुडिकाटा नहीं, कोई ऐसी जजमेंट है जिससे रेस्ट जुडिकाटा नहीं हो रहा है, जो कि प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी, इंसॉल्वेंसी कोर्ट या जो ट्राइब्यूनल ने नहीं दिया जजमेंट, या फिर वो पब्लिक राइट के बारे में कोई जजमेंट नहीं है, तो सेक्शन 37 बोल रहा है ऐसी जो जजमेंट है वो इररिलेवेंट है। पर कब रिलीवेंट हो जाएगी? व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री इज अ फैक्ट इन इशू। जब ये 34, 35, 6 वाली जो जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री है ये खुद ही फैक्ट इन इशू बन जाती है, या फिर रिलेवेंट बन जाती है अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ द दिस अधिनियम। अब इसको समझते हैं, अंडर सम अदर प्रोविजन ऑफ दिस प्रोविजन। इसके लिए हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन सी, इस पोर्शन को खाली समझने के लिए कि दूसरे प्रोविजन में कहाँ रिलेवेंट हो जाती है। तो इलस्ट्रेशन सी क्या बोल रही है? ए हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर द पोजेशन ऑफ लैंड अगेंस्ट बी। ये एक लैंड था, ए और बी के केस बीच में केस हुआ, ए के फेवर में जजमेंट आ गया कि भाई ये जो लैंड है ये ए का है। अब बी का एक बेटा था सी, ये क्या करता है? ये जाके ए को मार देता है जान से, इसको खत्म कर देता है। नाउ ये जो जजमेंट आई थी, जिस जजमेंट में बोला गया था कि प्रॉपर्टी जो है वो ए की है, बी की नहीं है, और सी ने जाके ए को मार दिया, तो ये जो प्रीवियस जजमेंट थी वो रिलेवेंट हो जाएगी टू शो व्हाट? टू शो मोटिव फॉर अ क्राइम, जो कि हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की वीडियोस में पहले डिस्कस कर रहा था कि मोटिव कौन से सेक्शन में रिलेवेंट होता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं इलस्ट्रेशन ए। इलस्ट्रेशन ए बात कर रही है कि ए और बी दोनों मिलकर किसके ऊपर केस कर देते हैं? सी, कि भाई दोनों बोलते हैं कि सी ने जो है हमें डिफेम करने की कोशिश करी है। अब सी बोलता है कि ये जो मैटर है ये जो मैंने पब्लिश करा है बिल्कुल सही है, ये कोई झूठ नहीं है। या तो ऐसा होगा कि ये मैटर ही झूठा है, या फिर ये दोनों के अगेंस्ट ही केस नहीं बनता होगा।
क्योंकि अगर मैटर झूठा होगा तो दोनों के अगेंस्ट ही केस नहीं बनेगा। सपोज करो दो नेताओं के लेकर सी ने कुछ पब्लिश कर दिया है, अब या तो वो दोनों नेताओं को फंसाएगा या दोनों में से एक को भी नहीं फंसाएगा। अब ए क्या करता है, ए के फेवर में एक डिक्री आ जाती है जिस डिक्री में सी को डैमेजेस पे करने के लिए बोला जाता है कि ए को सी जो है डैमेजेस पे करेगा ए को, बिकॉज ये प्रूव हो जाता है कि सी ने जो ए के खिलाफ पब्लिश करा है वो एक डिफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, लिबलियस स्टेटमेंट है। अब ये जो जजमेंट आई है ए और सी के बीच में कि सी को पे करना है ए को डैमेजेस, ये ए बी और सी के बीच में इररिलेवेंट हो जाती है। यही तो बोल रहे हैं ना सेक्शन 37, जजमेंट ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 34, 35 एंड 36 आर इररिलेवेंट। अब ये इररिलेवेंट क्यों हो रही है, बिकॉज ना तो ये रेस जुडिकाटा क्रिएट कर पाएगी जो सेक्शन 34 में दे रखा है, ना ये प्रोबेट मैट्रिमोनियल एडमिनाल्टी या इंसॉल्वेंसी कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट है, ना ही ये पब्लिक राइट या पब्लिक वे को लेके कोई जजमेंट आई है। सो इसलिए इररिलेवेंट हो जाएगी। पर जो सेक्शन 6 में है, जो सेक्शन 6 हमने पढ़ा था, जो मोटिव के लिए बात कर रहा था, वो हमें यहाँ पे दे रखा था और इज रिलेवेंट अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ दिस अधिनियम। बट ए और सी की वाली जो जजमेंट आई है इलस्ट्रेशन ए में, ये बी और सी के बीच में इररिलेवेंट हो जाती है। बिकॉज हो सकता है कि सी ने ए के खिलाफ लिबलियस कंटेंट छापा हो उसको डिफेम करने के लिए, पर यह भी तो हो सकता है कि सी ने जो बी के खिलाफ छापा है वो बिल्कुल सच बोला है, वो डिफेमेशन ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिबलियस कंटेंट नहीं है। तो ये था इलस्ट्रेशन ए। इलस्ट्रेशन डी बात करती है ए इज चार्ज विद थेफ्ट एंड विद हैविंग प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, द प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलेवेंट एज अ फैक्ट इन इशू। नाउ ए के ऊपर पहले चोरी का इंजाम लगाया कि भाई ये तो जो है ये थीफ है, पहले कन्विक्ट हो रखा है। अब दोबारा से ए के ऊपर चार्ज लग जाता है कि इन्होंने भाई थेफ्ट कमिट करा है। अब ये वाली जो प्रीवियस जजमेंट है ये रिलेवेंट हो जाएगी अंडर सेक्शन 37, एंड एक सेक्शन और है जहां पे रिलेवेंट हो जाएगी जो बात करता है प्रीवियस बैड कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस रिलेवेंट। तो ये जो है और इज रिलेवेंट अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ दिस अधिनियम, ये वाली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी हमने देखा प्रीवियस बैड कैरेक्टर रिलेवेंट इन क्रिमिनल केसेस, ये भी हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रोवाइड कर रखा है। आगे मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट, ये भी हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रोवाइड कर रखा है जो इलस्ट्रेशन सी में दे रखा था। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कोई जजमेंट ऐसी तो नहीं है जो किसी और प्रोविजन ऑफ दिस अधिनियम में जाकर रिलेवेंट हो जा रही है। अगर वो आ रही है तब वो रिलेवेंट हो जाएगी, मतलब तब वो एक्सेप्शन में आ जाएगी टू द सेक्शन 37। आगे चलते हैं सेक्शन 38 की तरफ। सेक्शन 38 में हमें ये बताया गया कि किसी पार्टी ने किसी सिविल सूट में या किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में या अदर प्रोसीडिंग में, ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग में जो जजमेंट ऑर्डर या डिक्री है वो ऑब्टेन कर ली है फ्रॉड और कल्यूजन से। मतलब एक पार्टी तो बोल रही है कि भाई ये रिलेवेंट है जजमेंट, और दूसरी पार्टी उस पर ऑब्जेक्ट कर सकती है, वो प्रूव कर सकती है कि ये जो जजमेंट ऑर्डर या डिक्री है ये फ्रॉड या कल्यूजन से ली गई है, और उसका इफेक्ट फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो फ्रॉड या कल्यूजन से ली गई है। It reads as any party to a suit or other proceeding may show that any judgment, order or decree which is relevant under section 34, 35, 6. तो सेक्शन 34 तो सेक्शन 38 अप्लाई कर रहा है सिर्फ उन जजमेंट में जो कि रिलेवेंट है अंडर सेक्शन 34, 35 एंड 36, एंड विच हैज बीन प्रूव्ड बाय द एडवर्स पार्टी, was delivered by a court not competent to deliver it, or was obtained by fraud or collusion. तो यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं इररिलेवेंट होने के लिए। या तो वो इनकम्पिटेंट कोर्ट ने डिलीवर कर दिया है, या फिर उसको फ्रॉड या कल्यूजन से लाया गया जो कि जजमेंट एडवर्स पार्टी ने केस में शो करी है, टू मेक इट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 34, 35 और सेक्शन 36। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो and thank you so much. Stay connected for more such videos. Thank you.